जय हिंद। हम क्लास 10th का साइंस पढ़ते हैं, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक थे, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था IUPAC नामकरण। IUPAC नामकरण, ठीक, नामकरण होता है। तो IUPAC नामकरण जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, IUPAC नामकरण। सबसे ज़्यादा पेपर में पूछे जाने वाला टॉपिक है IUPAC नामकरण। तो बाबू आप IUPAC नामकरण इस चैप्टर का बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, जरूर पूछेगा, एकदम 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं कि जरूर 2 या 3 IUPAC नाम जरूर पूछ देगा। आपको एक क्वेश्चन दे देगा, निम्नलिखित का IUPAC नामकरण कीजिए। तो इस चैप्टर से ज़्यादातर सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है IUPAC नामकरण के बारे में। और ये बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता है, कहाँ से कि थोड़ा टफ होता है, थोड़ा मतलब टफ नहीं होता है। देखिए कुछ उसमें याद करना होता है, जैसे ग्रीक भाषा की गिनती हो गई, बॉन्ड का नेम हो गया, और कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, जैसे कि उसमें बॉन्ड किस स्थान पे आ रहा है, या क्रियात्मक समूह किस स्थान पे आ रहा है, इसको हमको डिटरमाइन करना थोड़ा कठिन हो जाता है उसमें, तो इसलिए वो थोड़ा कठिन लगने लगता है। लेकिन आप अगर अच्छे से उसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम इसको बता चुके हैं, आप जाकर पढ़ सकते हैं। आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, मतलब कि जो भी यौगिक कार्बन से बने होते हैं उसके रासायनिक गुण क्या होते हैं। देखिए किसी भी चीज के 2 गुण होते हैं। किसी भी चीज के कितने गुण होते हैं बाबू? 2 गुण होते हैं। एक भौतिक गुणधर्म होता है और एक रासायनिक गुणधर्म होता है। जैसे पानी को ले लिया जाए, पानी जिसको आप जानते हैं H2O होता है पानी, ठीक, H2O। तो है जो पानी है ना, इसका 2 गुण है। क्या गुण है कि पानी जो है स्वादहीन होता है, रंगहीन होता है, गंधहीन होता है। ये क्या हो गया? इसका भौतिक गुणधर्म हो गया, जो उसको हम बाहर से देखने पे पता चल जा रहा है। जैसे आपको बाहर से हम देख के बता दे रहे हैं कि आप बहुत अच्छे लड़के हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। तो जो बाहरी गुण होता है ना, जो देखने में पता चल जाए, उसको बोलते हैं कि ये भौतिक गुणधर्म है, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो पानी का भौतिक गुणधर्म क्या हो गया कि पानी जो है रंगहीन है, मतलब उसमें कोनो रंग नहीं होता है, कोनो गंध नहीं होता है, कोनो सुगंध नहीं होता है। पानी उन्हें महकता है क्या? तो नहीं महकता है। उसके बाद ये स्वादहीन भी होता है, मतलब इसमें कोई स्वाद नहीं होता है। तो ये सब जो हो गए फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गए पानी के। ऐसे ही हम कहें पानी का रासायनिक गुणधर्म बताओ, तो रासायनिक गुणधर्म क्या बताएंगे कि देखिए पानी जो है ना, पानी में 2 हाइड्रोजन का परमाणु होता है और 1 ऑक्सीजन का परमाणु होता है। ये क्या हो गया? इसका रासायनिक गुणधर्म हो गया। कहेंगे पानी में अगर हम चीनी को, ग्लूकोज को घोलते हैं तो चीनी जो है घुल जाता है, पानी में घुल जाता है। कहेंगे पानी में नमक को घोलते हैं तो नमक जो है Na+ और Cl- में टूट जाता है, अपने आयनों में टूट जाता है। तो ये क्या हो गया? ये इसका रासायनिक गुणधर्म हो गया, जो कि हमको अभिक्रिया कराने से इसके रासायनिक गुण हमको पता चले। देखने से नहीं पता चल सकते हैं ये गुण कि पानी, आज तक पानी लेके देखें क्या उसमें हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, इसे पता कर पाएंगे? जब तक उसको अभिक्रिया नहीं कराएंगे, उसको गर्म नहीं करेंगे, मतलब उसका इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं करेंगे, तब तक उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस नहीं निकलेंगे। तो इसको हम प्रयोग के द्वारा पता करते हैं कि पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस होते हैं। पानी में चीनी को घोलते हैं तो चीनी घुल जाता है, पानी में नमक को घोलते हैं तो Na+ और Cl- आयन में टूट जाता है नमक। तो ये क्या हो गया? ये पानी का रासायनिक गुणधर्म हो गया। तो ये इसको बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो बाबू देखो, किसी भी चीज के 2 गुण, जैसे आपके गुण होते हैं 2 टाइप के गुण होते हैं, जैसे दोस्तों में रहेंगे अलगे टाइप में रहेंगे, और घर पे रहेंगे एकदम सियार बनल रहेंगे, सेम वैसे ही किसी भी चीज का 2 गुणधर्म होता है। और उसमें से पहला है भौतिक गुणधर्म, दूसरा है रासायनिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म का मतलब होता है कि जो उसको देखने से, बाहर से देखने से, छूने से महसूस हो सके, पता कर सके, उसको हम भौतिक यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलेंगे। और रासायनिक गुणधर्म क्या होता है? तो रासायनिक गुणधर्म का मतलब होता है कि उसके रासायन, मतलब कि उसमें क्या क्या है इसके बारे में देखना। तो
तो किसी भी चीज़ के दो तरह के गुणधर्म होते हैं, एक भौतिक गुणधर्म, एक रासायनिक गुणधर्म, यही दो तरह के गुण होते हैं। वैसे ही हमको इसमें पढ़ना है कार्बन के एक गुण के बारे में, जिसको हम बोलते हैं कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, मतलब जितने भी कार्बन से मिलकर के यौगिक बने हैं। जैसे देखिए पानी जो है किससे मिलकर के बना है, तो पानी H2O यानी दो गो हाइड्रोजन है, एगो ऑक्सीजन है, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। अब ऐसे ये तो पानी एक यौगिक है, अब ऐसे यौगिक हम लेंगे जिसमें कार्बन हो, जिसमें कार्बन हो, तो जिस यौगिक में कार्बन होगा उसके गुणधर्म के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और कौन सा गुणधर्म, तो बाबू रासायनिक गुणधर्म के बारे में चर्चा करेंगे। भौतिक गुणधर्म के बारे में नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में हमको, कि कार्बन के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, क्या होता है, कैसे दिखता है, इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ना है। सबसे बढ़िया कार्बन का एग्जाम्पल है, आप जो पेंसिल से लिखते हैं उसमें जो ग्रेफाइट लगा होता है, तो ग्रेफाइट भी कार्बन का एक यौगिक ही है, ठीक। तो वो कार्बनिक यौगिक के हमको गुणधर्म के बारे में आज हमको चर्चा करनी है। कौन सा गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म। तो देखिए हम इसमें पहला रासायनिक गुणधर्म इसमें पढ़ेंगे हम दहन के बारे में। दहन के बारे में क्या होता है दहन, दहन मतलब जलाना, किसी भी चीज़ को जलाएंगे ना तो उसका दहन हो रहा। जैसे कागज को माचिस मार दिए तो क्या हो गया, दहन हो गया। किसी भी चीज़ को, पुआल है जिसको पराली बोला जाता है जो खेत में निकलता है, उसको जला दिए, माचिस मार के जला दिए तो दहन हो गया। मतलब किसी भी चीज़ को जलाना दहन कहलाता है। सिंपल भाषा में समझिए, किसी भी चीज़ को जलाना क्या कहलाता है, दहन कहलाता है। अब दहन होता कैसे है, तो दहन यानी जलाने के लिए हमको, किसी भी चीज़ को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। बिना ऑक्सीजन का कोनो चीज़ नहीं जलता है, ऑक्सीजन चाहिए तभी कोई भी चीज़ जलेगा। वैसे ही कार्बनिक यौगिक जो होते हैं ये दहन करते हैं, लेकिन किसकी उपस्थिति में, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अब ये आपको कैसे पता चलेगा, आपको कैसे पता चलेगा कि कोई भी चीज़ दहन करेगा तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में। देखिए हम आपको एक प्रयोग बता रहे हैं, कर लीजिएगा अपने घर पे। देखिए एक मोमबत्ती लीजिएगा और मोमबत्ती को जलाइएगा, जलाएंगे तो उसमें फ्लेम बनेगा, और जब उसको आप एक गिलास से ढक देंगे, कांच का गिलास लीजिएगा, शीशे का जो ट्रांसपेरेंट हो, कांच का, जिसके आर पार देखा जा सकता, तो उस गिलास को लीजिएगा और उस गिलास से इसको मोमबत्ती को ढक दीजिएगा। जैसे आप मोमबत्ती को ढकेंगे, जैसे आप मोमबत्ती को ढकेंगे 1-2 सेकंड तक तो मोमबत्ती जलेगा, 5 सेकंड तक, 10 सेकंड तक जल सकता है, लेकिन उसके बाद ये मोमबत्ती बुझ जाएगा। क्यों बुझ जाएगा, देखिए पहले मोमबत्ती ये जल रहा था, तो जलने के लिए इसको ऑक्सीजन मिल रहा था। बिना ऑक्सीजन का कोई भी चीज़ नहीं जलता है। तो ऑक्सीजन कहाँ से मिल रहा था, देखिए हमारे चारों तरफ हवा है और इस हवा में ऑक्सीजन मौजूद है, तो वहाँ से इसको ऑक्सीजन मिल रहा था, इसलिए जल रहा था, मिल रहा था, जल रहा था, ऐसे हो रहा था। लेकिन जैसे आप गिलास से ढके, गिलास के अंदर जितना हवा था, ऑक्सीजन था, उस ऑक्सीजन से तो कुछ देर तक मोमबत्ती जला। जैसे गिलास के अंदर ऑक्सीजन खत्म हुआ, मोमबत्ती वो खत्म हो गया। काहे खत्म हो गया, काहे कि ऑक्सीजन खत्म हो गया। तो इस प्रयोग से आप पता कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ जो है बिना ऑक्सीजन के नहीं जलता है, उसको जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, बिना ऑक्सीजन का नहीं जलेगा। वैसे कार्बनिक यौगिकों को जिसमें कार्बन होते हैं, जैसे कि आप ले लीजिए मीथेन CH4 होता है, तो ये इसको जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मीथेन, आप स्प्रिट देखें ना, स्प्रिट में भी कार्बन होता है। स्प्रिट जो इंजेक्शन लगाने के लिए यूज किया जाता है, उसको आप जला करके देखिएगा, लेकिन हाँ बहुत हल्का मात्रा में लीजिएगा। अगर आप प्रयोग करेंगे तो लगभग 2-4 बूंद लीजिएगा और उसको जलाइएगा। बहुत फ्लेमेबल होता है, बहुत तेज जलता है। तो इसलिए जो इंजेक्शन लगाया जाता है लोगों को, वो रगड़ा जाता है लगाने के पहले, तो वही स्प्रिट, और उस स्प्रिट का 2-4 बूंद लीजिएगा, जलाइएगा, देखिएगा वो बहुत तेज जलेगा। उसमें भी कार्बन होता है, ठीक। तो कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो भी कोई भी चीज़ अगर आपको जलाना है तो वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलेगा, बिना ऑक्सीजन के नहीं जलता है। पत्ता है, पत्ते में भी कार्बन होता है, किसी भी चीज़ का पत्ता है उसमें कार्बन होता है। हर एक चीज़ में, लगभग सभी चीज़ों में कार्बन ही होता है। जितने भी जलने वाली चीज़ें हैं लगभग सभी में होता है, कुछ चीज़ें होंगी। तो देखिए यहाँ पे हमको पढ़ना है कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, जिसमें पहला है दहन। दहन आपको समझ में आया क्या, कि कोई भी चीज़ जलाएंगे दहन होगा,
ठीक, कोई भी चीज जलाएंगे दहन होगा। अब हमको इसमें दहन किसका करना है, तो हम पढ़ रहे हैं कार्बनिक यौगिकों के बारे में, तो हम कार्बनिक यौगिक का ही दहन करेंगे इसमें। तो देखिए, कार्बनिक यौगिकों को जब ऑक्सीजन, कार्बन अपने सभी अपर रूपों में ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करके ऊष्मा और प्रकाश व CO2 गैस देता है। क्या लिखा हुआ है, कार्बन अपने सभी अपर रूपों में O2 यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करके ऊष्मा, प्रकाश व CO2 गैस देता है। इसका अर्थ क्या है, देखिए, जब अपर रूप का मतलब हम आपको बताए थे, अपर रूप का मतलब होता है कार्बन के यौगिकों के प्रकार को ही हम अपर रूप बोल देते हैं। जैसे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन ऐसे हो गया, चाहे मतलब आपको हम बताए थे स्ट्रक्चर के आधार पे, आपको बताए थे मेनली कि स्ट्रक्चर के आधार पे कार्बन के अपर रूप होते हैं। तो कार्बन, अब यहाँ पे सिंपली आप समझिए, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो कार्बन के स्ट्रक्चर के आधार पे, कार्बनिक यौगिकों के स्ट्रक्चर के आधार पे अपर रूप होते हैं। तो अपर रूप का मतलब कुछ नहीं, यहाँ पे समझिए, कार्बन के सभी यौगिक, जो भी यौगिक हैं, तो अपर रूप को यहाँ से हटा दीजिए, कहिए कार्बन के सभी यौगिक ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करके ऊष्मा, प्रकाश व CO2 गैस देते हैं। ठीक, अपर रूप के बारे में हम पहले ही लेक्चर या दूसरे लेक्चर में बता चुके हैं आपको, जाके वहाँ से देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो कार्बन के सभी यौगिक जो होते हैं, जितने भी कार्बन वाले यौगिक हैं, वो सभी यौगिक ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेंगे। कुछ भी चीज़ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करके ऊष्मा, जब किसी पत्ते को जलाते हैं तो आँच लगता है ना, इस टाइम ठंडी का दिन आया तो आदमी, देहात में आदमी आग जला करके उसके पास बैठता है, तो उसमें ऊष्मा मिलता है, यानी कि गर्मी मिलती है, तो ऊष्मा मिलता है। ठीक है, प्रकाश, थोड़ा आग जलाने से थोड़ा सा उजाला होता है, तो प्रकाश भी मिलता है, ऊष्मा और प्रकाश। और CO2 गैस, जो धुआं निकलता है उसको बोलते हैं CO2 गैस। उसमें CO2 गैस ज़्यादा होता है, वैसे उसमें कई प्रकार के कण भी होते हैं, लेकिन CO2 ज़्यादा होता है। तो ये 3 तरह की मेनली चीज़ें हमको मिलती हैं। दहन अगर कार्बनिक यौगिक का होता है, यानी कार्बनिक यौगिकों को जलाया जाता है, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ऊष्मा यानी हीट, प्रकाश यानी लाइट, और CO2 गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमको मिलता है। बस इतना ही दहन कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पे जब हम कार्बन को, सिंपली कार्बन को जब ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाएगा, प्लस ऊष्मा मिल जाएगा यानी कि हीट मिल जाएगा, और प्रकाश मिल जाएगा। बस ये हो गया आपकी अभिक्रिया। एग्जाम्पल आपको दिखा रहे हैं हम। मेथेन हो गया, मेथेन हम आपको बताए थे मेथेन क्या होता है। तो मेथेन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो CO2 गैस मिलता है, पानी मिलता है, और ऊष्मा और प्रकाश मिलता है। अब इस अभिक्रिया को आप बैलेंस करने के चक्कर में मत पड़िएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। ठीक, ऊष्मा मिलता है और प्रकाश मिलता है। यहाँ पे बस हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, अभी क्रिया नहीं करा रहे हैं, तो यहाँ पे इसलिए आप बैलेंस करने के चक्कर में मत पड़िएगा। देखिए, यहाँ पे अल्कोहल है, अल्कोहल कौन सा है, मेथेनॉल है। तो मेथेनॉल को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, वैसे जो स्प्रिट होता है ना, उसमें अल्कोहल ही होता है। तो अल्कोहल को, किसी भी अल्कोहल को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है, जल मिलता है, और ऊष्मा और प्रकाश मिलता है। ऊष्मा और प्रकाश। ठीक, तो ये 3-4 चीज़ें मिलती हैं हमको जब किसी कार्बनिक यौगिक का दहन होता है। अब जब संतृप्त कार्बनिक यौगिक जलते हैं, संतृप्त का मतलब हम आपको संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों के बारे में बताए थे। देखिए, कार्बनिक यौगिक 2 प्रकार के, एक संतृप्त, एक असंतृप्त। जब कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड था तो उसको संतृप्त यौगिक बोल रहे थे, संतृप्त कार्बनिक यौगिक, बस यही बोल रहे थे। दूसरा चीज, जब कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड था, या जब कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड था, तो उसको असंतृप्त कार्बनिक यौगिक बोल रहे थे। तो देखिए, जब सिंगल बॉन्ड वाले कार्बनिक यौगिक को जलाया जाता है, जैसे कि मेथेन हो गया, मेथेन में हर जगह सिंगल बॉन्ड होता है, 4 गो H जुड़ा होता है, तो ये संतृप्त कार्बनिक यौगिक हो गया। तो जब ऐसे यौगिकों को जलाया जाता है कार्बन के जिसमें कि सिंगल बॉन्ड हो, तो वो क्या होते हैं, वो नीली ज्वाला के साथ जलते हैं, नीली ज्वाला के साथ। जैसे कि LPG गैस हो गया, तो ये सब जो है नीली ज्वाला के साथ जलते हैं, नीली ज्वाला। और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम निकलता है, उसमें गैस में धुआं निकलता है, बहुत कम निकलता है।
ठीक। तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत नाम मात्रा का निकलता है। उसके बाद असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को, यानी कि जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है जिस कार्बनिक यौगिक में, उसको अगर जलाते हैं तो उसमें पीली ज्वाला निकलता है, मतलब पीला कलर का आग होता है। जैसे हम अगर आग जलाते हैं तो पीला जलता है, क्यों? क्योंकि वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसमें कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं कार्बन कार्बन के बीच, तो ये पीली ज्वाला के साथ जलता है, मतलब उसका आग जो होता है वो पीला होता है, तो पीली ज्वाला के साथ जलता है। और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, ठीक। तो ये यहाँ पे आपको नोट में लिखना है, नोट में, ठीक। ये दोनों चीज़ें नोट में लिखनी है। अब आता है कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म में दूसरा गुणधर्म, जिसको बोलते हैं ऑक्सीकरण। क्या होता है ऑक्सीकरण? जिसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ऑक्सीकरण का मतलब होता है, देखिए ऑक्सीकरण मतलब देखिए, जब किसी भी चीज़ में ऑक्सीजन जुड़ेगा, इसको हम बता चुके हैं वैसे फर्स्ट चैप्टर में ही, ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में, अपचयन अभिक्रिया के बारे में, तो ये बता चुके हैं हम आपको, फिर से एक बार बता देते हैं। ऑक्सीकरण का मतलब किसी भी चीज़ का ऑक्सीकरण करना है ना, ले जाके ऑक्सीजन चिपका दीजिए, तो मतलब कोनो चीज़ में ऑक्सीजन को चिपकाना ऑक्सीकरण। और एक चीज़ हम बताए थे आपको, किसी भी चीज़ से हाइड्रोजन को निकालना भी ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन चिपका दीजिए किसी चीज़ में, चाहे किसी चीज़ से हाइड्रोजन निकाल लीजिए, तो उसका ऑक्सीकरण हो गया। जैसे ये मेथेन है, CH4 है, इस CH4 में अगर हम क्या करें, हाइड्रोजन एक निकाल लें, इसको CH3 कर दें, तभी भी इसका ऑक्सीकरण हो गया। देखिए CH4 यानी हाइड्रोजन 4 गो था, और CH3 यानी हाइड्रोजन 3 गो हो गया, तो एक हाइड्रोजन हम बाहर ही निकाल लिए, तो इस मेथेन का ऑक्सीकरण हो गया। काहे ऑक्सीकरण हुआ? कहे कि इससे हाइड्रोजन निकाल लिए, तो किसी चीज़ से हाइड्रोजन निकाल लीजिए या किसी चीज़ में ऑक्सीजन जोड़ दीजिए। जैसे कार्बन में अगर हम ऑक्सीजन जोड़ें तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। अब इस कार्बन का क्या हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ है। यहाँ पे मेथेन का क्या हुआ है? तो ऑक्सीकरण हुआ है। तो बाबू हम इसको आपको पहले चैप्टर में ही, केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में ही हम आपको बताए थे कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया कुछ नहीं है, बस किसी चीज़ में ऑक्सीजन को चिपका देंगे तभी भी उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, किसी चीज़ से हाइड्रोजन को निकाल लेंगे तभी भी ऑक्सीकरण। देखो यहाँ पे कार्बन में क्या किया, ऑक्सीजन को ले जाकर चिपका दिए, बस क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, कार्बन का ऑक्सीकरण हो गया यानी ऑक्सीडेशन हो गया। ऐसे ही मेथेन था, मेथेन में से वो हाइड्रोजन खींच के निकाल लिए, क्या हुआ, CH3 बन गया, यानी एक हाइड्रोजन निकला, इसका ऑक्सीकरण हो गया। तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अब हमको इसमें पढ़ना किसके बारे में है? तो कार्बनिक यौगिकों के बारे में, जिसमें कार्बन हो, जब उसका ऑक्सीकरण किया जाता है तो क्या होता है। तो ऑक्सीकरण का मतलब तो आपको समझ में आ गया। अब ऑक्सीकरण करने से होता क्या है, तो हमको मेनली पढ़ना है अल्कोहल को ऑक्सीकृत करने पर क्या होता है। अल्कोहल जो होता है, हम आपको अल्कोहल के बारे में बताए थे, आपके चैप्टर में बस इतना ही दिया है अल्कोहल के बारे में, आपको और किसी चीज़ के बारे में नहीं पढ़ना है कार्बनिक यौगिक में। तो अल्कोहल क्या होता है, जैसे आप ले लीजिए CH3OH, ये भी अल्कोहल है। तो जब किसी अल्कोहल को हम ऑक्सीकृत करते हैं तो क्या बनता है बाबू, जब किसी अल्कोहल को हम ऑक्सीकृत करते हैं तो इसमें बनता है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब देखिए CH3COOH बन जाता है, ठीक। तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाता है। अब इसको हमको ऑक्सीकृत करने के लिए, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने के लिए हमको एथेनॉल की ज़रूरत पड़ती है, CH3CH2OH, ठीक। तो एथेनॉल का ऑक्सीकरण करते हैं, ये भी तो अल्कोहल ही ना है, मेथेनॉल लीजिए या एथेनॉल लीजिए, तो दोनों अल्कोहल ही है। जब इसका ऑक्सीकरण करते हैं, यानी जब इसमें ऑक्सीजन जोड़ते हैं, देखिए पहले यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन था, अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन आ गया, तो जब हम इसमें ऑक्सीजन जोड़ते हैं तो क्या होता है, इसका ऑक्सीकरण हो जाता है और ये क्या हो जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाता है। वही अम्ल हम जो आपको बताए थे, कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH आ गया। देखिए हम बताए थे COOH जहाँ जुड़ जाएगा वो क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ये हम क्रियात्मक समूह में आपको बताए थे। तो यहाँ पे जब हम अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं, ऑक्सीकरण करने के लिए ऑक्सीकारक क्या लेते हैं, KMnO4, और थोड़ा सा हीट दे देते हैं, मतलब गर्म कर देते हैं, KMnO4 मिला करके इसमें, इस एथेनॉल में, और इसको गर्म कर देंगे तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाता है CH3COOH।
तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाता है। या एक और ऑक्सी कारक होता है Cr2O3 K2Cr2 होता है, सॉरी K2Cr2, देखिए K2Cr2O7 होता है, K2Cr2O7 और हीट कर दीजिए। इसमें से दोनों में से कोई एक लेना है, या तो इसको ले लीजिए K2Cr2O7 या KMnO4, किसी एक को मिला करके इसके साथ, इस एल्कोहल के साथ इसको गर्म कर देंगे ना, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा और कार्बोक्सिलिक अम्ल मिल जाएगा। तो ये क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, किसका, तो कार्बनिक यौगिकों का। अब कहेंगे बस आप एथेनॉल का बताएं, तो बाबू आपके सिलेबस में जो है वही तो बताएंगे। तो इसमें बस आपके सिलेबस में एथेनॉल का ऑक्सीकरण दिया हुआ है, एल्कोहलों का ऑक्सीकरण दिया हुआ है। बस लिख दीजिएगा कि जब एल्कोहलों का ऑक्सीकरण किया जाता है तो उसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। बस कार्बोक्सिलिक अम्ल, एथेनॉल का ऑक्सीकरण कार्बोक्सिलिक अम्ल, एथेनॉल का ऑक्सीकरण कराने से कार्बोक्सिलिक अम्ल, बस इतना ही हमको पढ़ना था। अब एक चीज इसमें बचता है, कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म में एक और चीज बचता है जिसको हम बोलते हैं संकलन अभिक्रियाएं। संकलन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, संकलन अभिक्रियाएं, संकलन अभिक्रियाएं कुछ नहीं होती हैं। देखिए, संकलन अभिक्रियाएं उन अभिक्रियाओं को बोलते हैं, ये अभिक्रिया आप पहली बार सुन रहे होंगे। इसमें हम आपको बता दें, ये एडिशन रिएक्शन के जैसे ही है, जैसे हम पढ़ाए थे आपको पहले चैप्टर में एडिशन रिएक्शन यानी योगात्मक अभिक्रिया के बारे में, सेम वैसे ही है ये भी। अगर दो यौगिकों को जोड़ा जाता है जिससे वो यौगिक बड़ा हो जाता है, दो यौगिकों को जोड़ने से जब कोई बड़ा यौगिक बनता है तो उसको बोलते हैं संकलन अभिक्रियाएं। क्या बोलते हैं, संकलन अभिक्रियाएं। अब ये कार्बनिक यौगिकों में ज़्यादातर होती हैं संकलन अभिक्रियाएं। तो जब दो कार्बनिक यौगिक जुड़ करके एक बड़ा सा यौगिक बना देते हैं तो उसको संकलन अभिक्रियाएं बोल देते हैं। जैसे देखिए CH3 और CH3, ये क्या हो गया, ये एक यौगिक मान सकते हैं, एक यौगिक अभी पूरा नहीं है, वैसे बॉन्ड खाली है, CH3 का एक बॉन्ड और CH3 का एक बॉन्ड, अभी बॉन्ड खाली है। लेकिन ये दोनों मिलकर के क्या बना दे रहे हैं, ये दोनों मिलकर के और CH3 एक बड़ा अणु बना दे रहे हैं, यानी कि एथेन बना दे रहे हैं। अब इसको एथेन बनाने के लिए दो अणुओं की जरूरत पड़ रही है, दोनों मिलकर के और एथेन बना रहे हैं। तो संकलन अभिक्रियाएं होती क्या है, संकलन अभिक्रियाओं का मतलब ये होता है कि जब दो यौगिक मिलकर के एक बड़ा यौगिक बना रहे, संकलन अभिक्रिया, सिंपल सी बात है। तो इसमें हमको कार्बनिक यौगिकों की संकलन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ना है, और इसमें आपको सिंपल एक चीज के बारे में पढ़ना है, और वो क्या है, तो वो है आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए, ये मान लीजिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिसमें डबल बॉन्ड हो ट्रिपल बॉन्ड हो, हम बताए हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जब इस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन की अभिक्रिया कराई जाती है, हाइड्रोजन की अभिक्रिया कराई जाती है प्लेटिनम या इसके उपस्थिति में, निकिल की उपस्थिति में, सॉरी पैलेडियम या निकिल की उपस्थिति में, पैलेडियम या निकिल की उपस्थिति में, ठीक, इसकी उपस्थिति में जब ये अभिक्रिया कराई जाती है। देखिए पैलेडियम क्यों लिया जाता है, पैलेडियम धातु जो होता है ना, ये हाइड्रोजन गैस को अवशोषित कर लेता है, क्योंकि ये गैस है, ये गैसियस फॉर्म में होता है, और ये जो होता है ये लिक्विड फॉर्म में होता है ज़्यादातर। तो क्या होता है, इसको अभिक्रिया कराने के लिए इसमें हम इस पैलेडियम में हाइड्रोजन को थोड़ा सा सुखा देते हैं। ये पैलेडियम धातु जो होता है ये क्या करता है, हाइड्रोजन को सोख लेता है, जैसे फोम होता है ना, तो उसमें फोम जो है पानी को सोख लेता है, वैसे हाइड्रोजन को सोखने वाला पैलेडियम है। खैर उतना मत समझिए, बस समझिए कि इसकी अभिक्रिया कराने के लिए इसको हमको संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाना है। हम क्या करा रहे हैं, संकलन अभिक्रिया। तो जब हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जोड़ते हैं, देखिए ये भी एक यौगिक और H2 क्या है, H2 एक तत्व है,
तो H2 यानी हाइड्रोजन एक तत्व है। तो जब इन दोनों का योग होता है, जब दो चीज़ें जुड़ती हैं तो संकलन अभिक्रिया, और जब जुड़ा तो क्या बनता है CH3, एक इधर हाइड्रोजन जुड़ जाता है सिंगल बॉन्ड CH3। देखिए ये क्या बन गया, एल्केन बन गया और ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो बाबू संकलन अभिक्रियाओं में क्या होता है, दो चीज़ों को जोड़ा जाता है जिससे एक बड़ा चीज़ बनता है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे अणुओं की परमाणुओं की संख्या देखिए 1 2 और 3 और 1 2 3 3 परमाणु थे इधर और 3 इधर, यानी 6। अब जब हाइड्रोजन जुड़ गया तो 3 ये 1 ये 4 और इधर भी 4, तो 4 4 8, 6 से 8 हो गया, यानी ये यौगिक जो है बड़ा हो गया। तो ये क्या हो गया, संकलन अभिक्रिया हो गया किसके बीच, तो ये कार्बनिक यौगिकों में संकलन अभिक्रियाओं के उदाहरण। ऐसे ही आप और कोई उदाहरण ले सकते हैं, जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड वाला भी एक देख लीजिए। जब इसमें पैलेडियम की उपस्थिति में या निकिल की उपस्थिति में कोई एक चीज़ ले लीजिए और हाइड्रोजन ले लीजिए, इसको जब जोड़ते हैं तो पहले क्या बनेगा, पहले एक बॉन्ड ब्रेक होगा, एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी एक हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा एक हाइड्रोजन इधर, तो CH2 फिर इस CH2 की अभिक्रिया फिर इसी से कराएंगे। पैलेडियम और निकिल की उपस्थिति में ये दोनों उत्प्रेरक हैं, हाइड्रोजन से करा देंगे। फिर से एक हाइड्रोजन यहाँ से इधर जाके जुड़ जाएगा, एक यहाँ से इधर। देखिए दोनों तरफ बॉन्ड के दोनों तरफ एक और हाइड्रोजन जुड़ेगा, एक और बॉन्ड टूटता जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो देखिए जब हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों की अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस से कराते हैं तो क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन जाते हैं। बस सिंपल सा इतना ही है संकलन अभिक्रिया कार्बनिक यौगिकों में। तो संकलन अभिक्रिया में क्या लिखेंगे, जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस से कराते हैं पैलेडियम और निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो ये हमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं। बस इतना ही आपको इसमें लिखना है संकलन अभिक्रिया में। ये हो गया आपका कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, बस इतना ही था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक जैसे एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल के बारे में। एथेनॉल क्या होता है, तो शराब जिसको लोग पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। एथेनोइक अम्ल जैसे सिरका हो गया, तो सिरका भी एथेनोइक अम्ल ही है। एथेनोइक अम्ल उसी का नाम है सिरके का, ठीक। तो एसिटिक एसिड भी बोलते हैं सिरका को। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर लगभग 2 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम साबुन और अपमार्जक के बारे में डिस्कशन करेंगे और चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और केमिस्ट्री का जितना भी चैप्टर बचा होगा हम पढ़ा देंगे। तो आशा है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। जिस दिन ये चैप्टर ख़त्म होगा उसी दिन आपको इसका नोट्स भी मिल जाएगा, आप जाकर के वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे 1-2 लेक्चर का मैं नोट्स दे दिया होऊंगा, लेकिन अब जितना भी अभी नहीं दिया गया है उतना चैप्टर जब ख़त्म होगा तो सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दिया जाएगा नोट्स का लिंक, पूरा एक ही बार पूरा चैप्टर का ही PDF बना करके। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।